हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिग्री पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 मार्क्स का हिंदी रखा हुआ है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में जो आपका 50 मार्क्स का नन हिंदी है, तो उससे लगभग 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहला जो आपका चैप्टर है रश्मि रथी, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। तो फिलहाल आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिनकर जी कैसे कवि के रूप में जो है वो ख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। तो ये दिनकर जी जो है ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है, प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो दूसरा प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म जो है वो 1908 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। आगे आप तीसरा प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वो बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। बिहार राज्य में हुआ था और बिहार राज्य के अंतर्गत मुंगेर जिले में जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि दिनकर जी का निधन कब हो गया। तो दिनकर जी का निधन 1974 ईस्वी में हो गया। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव की पाठशाला से ही लिए हुए थे। तो गांव की पाठशाला में जो है दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि दिनकर जी की उच्च विद्यालयी शिक्षा कहाँ हुई। तो दिनकर जी की जो उच्च विद्यालयी शिक्षा है वो आपका मोकामा में हुई। मोकामा जो कि बिहार में ही एक स्थान का नाम है मोकामा। तो मोकामा में हुआ था। दिनकर जी की उच्च विद्यालयी शिक्षा मोकामा में हुई थी। सातवां प्रश्न है कि दिनकर जी की महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ हुई। तो महाविद्यालय का मतलब हुआ कि कॉलेज का शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त किया, तो वो जो है पटना में प्राप्त किया। दिनकर जी की महाविद्यालयी शिक्षा जो है वो कॉलेज से पटना से प्राप्त की, पटना में। आठवां प्रश्न है कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स किस विषय से किया। तो उनका जो विषय था वो था हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री ऑनर्स से वो जो है बीए किए थे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर आप देख पा रहे हैं नौवां प्रश्न कि दिनकर जी बीए करने के पश्चात प्रधानाध्यापक के रूप में कहाँ नियुक्त हुए। तो बीए करने के बाद ही वो जो है प्रधानाध्यापक अर्थात हेडमास्टर के रूप में नियुक्त किए गए। तो उनका जो नियुक्ति हुआ वो बड़बीघर हाई स्कूल में हुआ, बड़बीघर हाई स्कूल में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न जो है कि दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब नियुक्त हुए। मतलब सब रजिस्ट्रार एक पोस्ट का नाम है, तो इसके रूप में ये 1934 ईस्वी में नियुक्त हुए। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि दिनकर जी सब रजिस्ट्रार के रूप में कब तक कार्यरत रहे। तो देखिए सबसे पहले नियुक्त तो 1934 में हुए और ये कार्यरत जो रहे 1943 तक रहे। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर देख सकते हैं आप 12 नंबर प्रश्न जो है कि दिनकर जी हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कहाँ नियुक्त हुए। तो हिंदी विभागाध्यक्ष मतलब हिंदी के विभाग अध्यक्ष के रूप में वो लंगट सिंह कॉलेज में नियुक्त हुए। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न जो है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर कब मनोनीत हुए। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर जो है 1957 ईस्वी में नियुक्त हुए। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि पद्म भूषण की सम्मानोपाधि दिनकर जी को कब प्राप्त हुई। तो ये जो है 1959 ईस्वी में प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एक दोस्त कमेंट किए हैं, अभिषेक कुमार जी हैं, सर क्या गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच करता है। बिल्कुल करता है। गेस पेपर में आपके संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही दिए रहते हैं। अब आप कहिएगा कि 100% मैच कर जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 100% अगर आप सेल्फ स्टडी किए हैं, बुक का अध्ययन किए हैं, तभी आपका 100% ऑब्जेक्टिव
मैच करेगा। बाकी जो ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन होता है, जो सब्जेक्टिव टाइप होता है, तो वो 100% क्वेश्चन आपके गेस पेपर से ही रहता है। तो उसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। पहले ऑनर्स पेपर आपके लिए मैंडेटरी होता है, उसका मार्क्स जो है उसमें उठाना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि उसी के आधार पे आपका जो है परसेंटेज निर्धारित किया जाता है। तो वो आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति दिनकर जी कब हुए, मतलब उप कुलपति कब बने हैं दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के, मतलब यूनिवर्सिटी के। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी के ये जो उप कुलपति बने थे, वाइस चांसलर, वो 1963 से 64 ईस्वी में बने थे। 16 नंबर प्रश्न है कि दिनकर की काव्य यात्रा शुरू हुई। दिनकर की काव्य यात्रा छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के संधिकालीन रूप में जो है वो शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की कविताओं में विद्यमान है। तो दिनकर जी की कविताओं में जो है वो छायावादी कोमलता, छायावादी स्वच्छंदता, प्रगतिवाद का कठोर विद्रोह, तो ये सभी जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 18 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दिनकर जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में छपती थी। तो वो जो है छात्र सदोहर पत्रिका में जो है वो प्रारंभिक कविताएं छपती थी दिनकर जी की। 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे एक दोस्त ने फिर ओके सर, थैंक यू सर, इसके पीडीएफ का भी लिंक अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जब वीडियो एंड हो जाएगी तो, और उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी जब आप वीडियो देखते हैं ना, तो क्या होता है, आपका ब्रेन का ऐसा कॉन्शियसनेस होता है कि आप वीडियो में कोई भी चीज़ ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं और वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद भी रहता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर टकराता है तो आपका ब्रेन तुरंत जो है उसको कैच कर लेगा और उसका आंसर आप दे पाएंगे। तो इसीलिए कहा था जो विजुअल फॉर्म में आपको एजुकेशन मिलता है वो बहुत ही लाभदायक होता है इन कंपेरिजन टू जो आपका जो फॉर्मल एक होता है, रीडिंग होता है, आप केवल पढ़ते हैं स्वयं, उसके अपेक्षा। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दिनकर जी की प्रथम काव्य कृति है। तो दिनकर जी की प्रथम काव्य कृति जो है यह है प्रणभंग। प्रणभंग ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रणभंग प्रकाशित हुआ जब दिनकर जी, तो जब दिनकर जी मैट्रिक कर चुके थे तब प्रणभंग उनका जो है प्रकाशित हुआ, जो पहला उनका काव्य कृति था। 21 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्धि काव्य कृति है, मतलब किस काव्य कृति में सबसे ज़्यादा उनको प्रसिद्धि मिली। तो उनका जो है कुरुक्षेत्र है काव्य कृति, तो इसमें मिली। काव्य कृति का मतलब कविताएं होती है, तो उसमें उनको प्रसिद्धि मिली कुरुक्षेत्र में। ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रणभंग काव्य प्रकाशित हुआ, तो कितने ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि रेणुका काव्य का प्रकाशन हुआ। रेणुका काव्य का प्रकाशन सन 1935 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी के प्रारंभिक गीतों का पुस्तक रूप में प्रकाशन हुआ। तो दिनकर जी के प्रारंभिक मतलब शुरुआती दिनों के जो गीतों का पुस्तक था उसको कहता है कि पुस्तक रूप में प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1928 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी का कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रकाशन हुआ। तो दिनकर जी का कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का जो प्रकाशन हुआ वो सन 1946 ईस्वी में हुआ। 1946 ईस्वी को ख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि कामाध्यात्मक सृजन प्रयास दिनकर जी की किस कृति के द्वारा हुआ है। तो ये जो है उर्वशी के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी रचित रश्मिरथी है। तो दिनकर जी के द्वारा जो रचा गया है रश्मिरथी, तो ये जो है एक प्रकार का खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब एक प्रकार की कहानी है, तो इसका ख हो जाएगा उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है कि रश्मिरथी काव्य का नायक कौन है। तो इसका जो नायक है वो है आपका कर्ण। जो महाभारत में कर्ण होता है, तो रश्मिरथी काव्य का जो नायक रखा गया है, जो एक्टर होता है मेन भूमिका में जो होती है वो है कर्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि रश्मिरथी में कर्ण का चरित्रोद्घाटन हुआ है। तो ये हुआ है आधुनिक संदर्भ में, मॉडर्न संदर्भ में। ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न जो है कि रश्मिरथी काव्य के नामकरण का आधार है। तो रश्मिरथी काव्य के नामकरण का जो आधार है वो है कर्ण का तेजपूर्ण चरित्र। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि रश्मिरथी काव्य में दिनकर जी का उद्देश्य रहा है। तो दिनकर जी का उद्देश्य अन्याय का स्वरूप विवेचना रहा है, अन्याय का स्वरूप विवेचना।
ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य में कर्ण प्रस्तुत हुआ है। तो कर्ण जो है वो स्वनिर्मित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ है, स्वनिर्मित। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य में कितने सर्गों की योजना हुई है। तो इसमें जो है 7 सर्गों की योजना हुई है, 7 सर्ग। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी कैसी जा रही है और वॉइस क्लियर जा पा रहा है या नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 34 नंबर प्रश्न कि रश्मि रथी काव्य की कथा का आरंभ कहाँ से हुआ है। तो रश्मि रथी काव्य की कथा का जो आरंभ हुआ है वो युद्ध कौशल हेतु रंगभूमि में कौरव पांडव की उपस्थिति से, युद्ध कौशल हेतु रंगभूमि में कौरव पांडव की उपस्थिति से जो है रश्मि रथी काव्य की कथा का आरंभ हुआ है। तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र उद्घाटित हुआ है। कहता है वीडियो एंड ऑडियो इज वेल सर। थैंक यू अभिषेक जी फॉर योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे दिया गया है कि रश्मि रथी काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र उद्घाटित हुआ है। तो ये जो हुआ है अलौकिक रूप में उद्घाटित हुआ है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। रश्मि रथी काव्य में जो है श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो अलौकिक रूप में उद्घाटित हुआ है। ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है कि कर्ण और परशुराम का संवाद रश्मि रथी काव्य के किस सर्ग में हुआ है। तो इस जो रश्मि रथी काव्य है उसके किस सर्ग में कहता है कर्ण और परशुराम का संवाद, मतलब उनके बीच बातचीत हुआ है। तो द्वितीय सर्ग में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य के पंचम सर्ग में किन दो के मध्य संवाद हुआ है। तो पंचम सर्ग में कर्ण और कुंती के बीच जो है संवाद हुआ है। कुंती जो पांडवों की माँ है और अप्रत्यक्ष रूप से वो कर्ण की भी माँ होती है, लेकिन वो चूंकि अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती है। तो कहता है कि कर्ण और कुंती के बीच जो है वो पंचम सर्ग में उनके बीच संवाद हो। 38 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य की कथा का अंत किनके मध्य हुए संवाद से होता है। तो रश्मि रथी काव्य की कथा का जो अंत होता है वो युधिष्ठिर और कृष्ण के जो मध्य संवाद होता है उससे होता है। तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी क्या है। तो रश्मि रथी जो है एक काव्य है। रश्मि रथी एक काव्य है। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी के कवि कौन है। तो दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो है वो रश्मि रथी रचित की गई है। तो इनके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के अंतर्गत मान्य है। तो ये जो है छायावाद और प्रगतिवाद के बीच मान्य है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर ने बीए ऑनर्स कब किया। तो बीए ऑनर्स जो उन्होंने किया पटना से, तो बीए ऑनर्स उन्होंने किया 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र दिनकर जी का क्या है। तो दिनकर जी का काव्य है। दिनकर जी की का जो है एक काव्य है कुरुक्षेत्र। उसके बाद और पता होगा कि इसी काव्य से जो है दिनकर जी को प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। फिर उसके बाद हुंकार क्या है। तो हुंकार भी काव्य है जो दिनकर जी के द्वारा रचित है। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है कि बापू दिनकर जी का क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि दिनकर जी के द्वारा रचित कौन कौन सी काव्य है। तो बापू है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, उर्वशी है। तो ये सभी दिनकर जी के द्वारा ही, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिपीट किए जाते हैं। जैसा कि पार्ट 2 का अभी एग्जाम हुआ है हाल ही में, तो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है, जिसको बनाना, जिसको अगर मान लीजिए अगर जानकारी है तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो उर्वशी दिनकर जी का क्या है। तो ये भी काव्य ही है। उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा क्या है। तो ये भी काव्य है। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य की कथा कितने अंकों में विभाजित है। तो ये 7 अंकों में, मतलब 7 सर्गों में आपको बता दिया गया था। तो सर्ग रहे या अंक रहे तो 7 अंकों में विभाजित है। 49 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य का केंद्रीय पात्र कौन है। तो केंद्रीय पात्र जो है, मतलब रश्मि रथी काव्य के केंद्र में, सेंटर में किसको रख के जो है पात्र दिया गया है, मतलब नायक बनाया गया है। तो कर्ण को, कर्ण के ऊपर जो है सारा चीज़ें केंद्रित की गई है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कर्ण की माता कुंती ही थी, जो कि अप्रत्यक्ष रूप में थी, क्योंकि सूर्य से वो वरदान मांगे थे जिसमें उनको
जो है कर्ण की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वो पूरे समाज के सामने उनको नहीं दिखा सकते थे तो उनको छोड़ दिए थे। तो कर्ण की माँ थी एक्चुअल में, वास्तविक रूप से वो कुंती ही थी। पांडवों की माँ भी कुंती ही थी। तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फिलहाल आगे मैं आपको 51 से लेकर जो आगे का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसी प्रकार से लगभग 250 से 300 ऐसे प्रश्न टोटल हिंदी से बताऊंगा, नॉन हिंदी से, जिससे आपके एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो आगे के क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।